हेलो फ्रेंड्स, मैं केशव गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर भगवती टीटी कॉलेज गंगापुर सिटी। दोस्तों, बीएड सेकंड ईयर के सेकंड पेपर जिसका नाम है अधगम का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। आज का जो मैं टॉपिक आपके लिए लाया हूँ आपके सिलेबस के अनुसार, वह उसका नाम है दोस्तों बच्चों के अवधान विकास में शिक्षक की भूमिका। बहुत अच्छा टॉपिक, ना केवल बीएड में काम आएगा बल्कि जब आप एक शिक्षक बन जाओगे, आप नियमित रूप से बच्चों को पढ़ाने लग जाओगे, तब आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा काम आएगा, है ना। टॉपिक का नाम क्या है दोस्तों? बच्चों के अवधान विकास में शिक्षक की भूमिका, है ना। अब सबसे पहले बात करता हूं दोस्तों मैं ये शब्द अवधान, ये अवधान क्या है ना। देखो, हिंदी में दो शब्द आपके सामने मैं लिख रहा हूं, एक अवधान और एक व्यवधान। तो क्या दोनों एक है क्या? नहीं, अलग अलग है और दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है ना। देखो कैसे। अवधान मीन्स होता दोस्तों, आप याद रखना, ध्यान केंद्रित करना। क्या है? ध्यान केंद्रण, मतलब अटेंशन, है ना, अटेंशन। और जब व्यवधान क्या है? अवरोध, रुकावट, बैरियर्स। अलग अलग हुए ना, दोनों बिल्कुल एक दूसरे को उल्टे हुए, अपोजिट हुए। तो आप अवधान ध्यान रखना, अवधान है ये, व्यवधान नहीं है। व्यवधान तो अपन जानते हैं किसी काम में रुकावट का आ जाना, और अवधान क्या है? किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करना। जैसे बालक क्लास में पढ़ रहा है, अब वो क्लास में तो बैठा है, टीचर शिक्षक उसको पढ़ा रहा है, लेकिन क्या उसका अधगम में, मतलब सीखने में ध्यान है? फिजिकली तो वो बैठा है, लेकिन मेंटली उसका ध्यान कहीं और है, तो वो नहीं सीख पाएगा। मतलब उसका और नहीं, जब ध्यान केंद्रित नहीं होगा तो देखो उसका अधगम स्तर और उसका उपलब्धि स्तर दोनों ही निम्न रहेगा, है ना। तो ये जैसे अधगम शब्द आया अगला, अधगम स्तर और उपलब्धि स्तर, है ना। तो मैंने क्या कहा कि यदि किसी बालक का सीखने के प्रति ध्यान नहीं है, अर्थात अगर वो किसी काम पर अवधान केंद्रित नहीं कर पा रहा है, तो उस बालक का अधगम स्तर निम्न रहेगा। अधगम स्तर मतलब सीखने का स्तर निम्न रहेगा, और जब सीखने का स्तर निम्न रहेगा तो उसका अचीवमेंट लेवल, उपलब्धि स्तर भी निम्न रहेगा। इसलिए एक शिक्षक की ये जिम्मेदारी बन जाती है, आपके टॉपिक पर अब मैं आ रहा हूं दोस्तों, कि एक शिक्षक की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वह अपने क्लास के बच्चों की, अपने क्लास के बालकों का सीखने के प्रति ध्यान केंद्रित करवाए। ये शिक्षक की जिम्मेदारी है। घर पर माँ बाप की जिम्मेदारी है और स्कूल में शिक्षक की जिम्मेदारी बन जाती है। ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दोस्तों अवधान केंद्र में बनती है शिक्षक की, है ना। तो आपका यही टॉपिक है कि बच्चों के अवधान विकास में शिक्षक की भूमिका, अर्थात शिक्षक क्या करे, कौन सा रोल अदा करे, या कौन सी भूमिका निभाए, या किस प्रकार के प्रयास करे कि बालक सीखने के प्रति ध्यान केंद्रित करने लग जाए, है ना, उसकी नजरें इधर उधर ना भटके। तो इसके लिए अपन कुछ बातें हैं, शिक्षक के लिए कुछ प्रयास हैं दोस्तों, उनको हम देखते हैं। जैसे सबसे पहले मैं पॉइंट बाई पॉइंट आपको लिखूंगा यहाँ पर सारे पॉइंट्स। जैसे सबसे पहले आया है, शिक्षक क्या कर सकता है? उचित शिक्षण विधियों का उपयोग, उचित शिक्षण विधियों का उपयोग, है ना। मैं 4-5 पॉइंट एक साथ लिख रहा हूं, फिर अब हम समझ लेंगे उनको। फिर रुचिपूर्ण क्रियाएं, रुचिपूर्ण
क्रियाएं, है ना। तीसरा देखते हैं अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा प्रदान करना, अभिप्रेरणा प्रदान करना, है ना। फिर क्रियाशील बालकों की क्रिया, बहुत अच्छा पॉइंट है। बालकों की क्रियाशीलता को महत्व, बालकों की क्रियाशीलता को महत्व, है ना। नेक्स्ट देखें शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग। शिक्षण अधिगम सामग्री, है ना। इसको हमारी बीएड की भाषा में क्या कहते हैं, शॉर्ट में TLM, है ना, का प्रयोग। अब देखो एक एक और बहुत पॉइंट्स है, बहुत प्रयास शिक्षक के, इनको हम पहले देख लेते फिर आगे देखते। पहला क्या है, उचित शिक्षण विधियों का उपयोग। सबसे पहला ध्यान एक शिक्षक होने के नाते क्लास में हमारा ये होना चाहिए कि हम उस तरह, शिक्षण विधि का काम क्या है, क्लास में पढ़ाने की विधियां, तो हम उस विधि को काम लें जिसमें बालक रुचि ले। जैसे मान लो मैं छोटे बच्चों की क्लास को पढ़ा रहा हूँ, प्राइमरी सेक्शन को पढ़ा रहा हूँ, थर्ड स्टैंडर्ड को पढ़ा रहा हूँ, सेकंड स्टैंडर्ड को पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे व्याख्यान विधि थोड़ी काम लेनी है। व्याख्यान विधि में तो बालक रुचि नहीं ले पाएंगे छोटे छोटे बच्चे, तो क्या करें, खेल विधि से पढ़ाएं, कहानी विधि से पढ़ाएं, है ना। आते हैं नहीं कि खेल खेल में शिक्षा। वैसे भी कहते हैं कि छोटे बच्चों के लिए तो सबसे अच्छा मेथड कौन सा है पढ़ाने का, कहानी विधि। तो इससे क्या होगा, हम अपने टॉपिक को कहानी के रूप में प्रस्तुत कर दे बालकों के सामने, तो बालक जो भी कहानियों में रुचि रखते हैं, तो वो बालक आपके सिखाने में ध्यान केंद्रित करेगा, वो बोर नहीं होगा, है ना, उस पर वजन नहीं लगेगा। तो हमें, मैंने बताया कि छोटे बच्चे हैं क्लास में, तो हमें कहानी विधि, खेल विधि का उपयोग करना चाहिए। तो कुल मिलाकर क्लास स्टैंडर्ड के अनुसार, अब जैसे किशोरावस्था के बालकों को पढ़ा रहे तो हम व्याख्यान विधि काम ले लें, है ना, सोर्स मेथड काम ले लें, या फिर हम कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, पैटर्न विधि काम ले लें। तो इससे क्या होगा, हम बालकों के ध्यान को केंद्रित कर पाएंगे, है ना। तो सबसे पहला हमें ध्यान रखना है उचित शिक्षण विधियों का उपयोग। दूसरा हम देखें रुचिपूर्ण क्रिया। बालक किस प्रकार की क्रियाओं में रुचि रखता है, उसी क्रियाओं को हम करवाएं। जैसे छोटे बच्चे निश्चित है किस में ज्यादा रुचि रखेंगे, खेल में रुचि रखेंगे, तो हम खेल खेल में शिक्षा दें, है ना। कहानियां सुनने में रुचि रखेंगे, हम कहानियां सुनाएं, है ना। उनको इस तरह का खुला माहौल दें बच्चों को कि वो अपने अनुसार क्रियाएं कर सके, और ऐसी क्रियाओं में वो बालकों की रुचि रहेगी, है ना। हम उनको एक बाउंडेशन में न रखें, बंदिशों में न रखें, है ना, कि मैं आया क्लास में कह दिया, मैं कुर्सी पर बैठ गया और कह दिया एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट से कि चलो खड़े हो जाओ, इस पेज को निकालो और पेज नंबर इसको पढ़ना चालू कर दो, बाकी बच्चों को निर्देश दे दिए कि आप सुनो। तो कैसे रुचि लेगा बालक, कैसे ध्यान केंद्रित होगा उसका। तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या, किस में रुचि रखता है ना, ये होना चाहिए, ठीक है। तीसरा देखते हैं अभिप्रेरणा प्रदान, मोटिवेशन, मतलब बालकों को हम क्या कैसे करें, प्रेरणा बालकों को कैसे प्रेरित करें बालकों को, उन्हें जिस दिन से आपकी क्लास में बालक आ जाए उस दिन से हमें ऐसी, मैंने बताया पहले तो उसको हम उसकी रुचि को हमारी ओर आकर्षित करें। अब रुचि कैसे आकर्षित होगी, जब उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार हम क्रिया करवाएंगे, उसके अनुसार हम विधियों का उपयोग करेंगे, तो बालक की रुचि पैदा होगी, रुचि पैदा होगी तो उसका ध्यान भी केंद्रित होगा, और जब ध्यान केंद्रित होने लगे तो फिर हमारा और काम बढ़ जाता है कि अब
इसके ध्यान को और ज्यादा केंद्रित करने का प्रयास करें। फिर हम धीरे धीरे उस बालकों को क्या करें, मोटिवेट करें। मोटिवेट कैसे करेंगे, प्रेरित कैसे करेंगे, उसके लिए छोटी छोटी बातों का जब वो जवाब दे तो हम उसके लिए कुछ जैसे आपको हम बीएड में पढ़ाते हैं, माइक्रो टीचिंग में भी सिखाते हैं, एक कौशल होता है प्रेरणा कौशल है ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, बालकों को होता है ना कौशल, प्रेरणा कौशल, तो बालकों को हम जिस जवाब आया सही तो कहा वेरी गुड, बहुत अच्छे अच्छे, है ना, जाकर उसकी पीठ थपथपाई, उसके सिर पर हाथ घुम फेर दिया। तो इससे क्या होता है, बालक मोटिवेट होते हैं, छोटे छोटे उनका नाम लेकर के संबोधित करें, बहुत अच्छा लगता है उन बच्चों को। और जब वो यदि बड़ी क्लास में है बच्चे तो उनका लक्ष्य बताएं, उनके पढ़ाई का उनको महत्व बताएं, है ना, उनके उद्देश्य का महत्व बताएं कि आप स्कूल में आए हैं, किस उद्देश्य से आए हैं, है ना, आपको आगे चलकर आप इस तरह के अच्छे प्राणी बन सकते हो, आप अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो, रोजगार आपको मिल जाएगा पढ़ाई करोगे तो हम उनके लक्ष्यों को सामने रखें तो निश्चित रूप से बालक सीखने के प्रति मोटिवेट होंगे और उनका ध्यान भी केंद्रित होगा, है ना। पुरस्कार दें समय समय पर, है ना, कैसा भी पुरस्कार, चाहे कोई वस्तु छोटा मोटा 2 रुपए का पेन ला कर दिया, 5 रुपए का पेन ला कर दिया, और कुछ नहीं है तो मुंह से शाबाशी दें, है ना, और अच्छा है तो पीठ थपथपाएं। तो कुल मिलाकर के ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, वो परिस्थिति के अनुसार किस तरह से बालकों को प्रेरित करता है, लेकिन अभिप्रेरित करना चाहिए ताकि उस बालक का निश्चित रूप से ध्यान केंद्रित अधगम के शिक्षण के प्रति होगा, है ना। अगला क्या है, बालकों की क्रियाशीलता को है, मतलब जो मैंने अभी बताया कि छोटे बच्चे हैं यदि तो किसमें रुचि लेंगे, खेल में रुचि लेंगे, अभिनय में रुचि लेंगे, कहानी सुनने में रुचि लेंगे, गानों में सॉन्ग में रुचि लेंगे, है ना। जब इनमें उनकी रुचि है तो उनको उन्हीं क्रियाओं में क्रियाशील रहने दें, एक्टिव रहने दें, है ना, उनको रोके नहीं। देखो क्या दिया है इसमें, क्रियाशीलता को महत्व, मतलब हमें उनको रोकना नहीं चाहिए। जब हम क्या करते, अरे वो तो घूम रहा है, वो तो खेल रहा है, क्लास में बुलाओ उसको, और क्लास में जबरदस्ती बिठा दिया, और बिठा दिया चलो, उसके बावजूद भी ना अच्छी शिक्षण विधि को काम लिया, ना टीएलएम को काम लिया, बस आए, पाठ को पढ़ा और चले गए, पीट गए, सारे दंड दे गए, मानसिक रूप से टॉर्चर कर गए, ये नहीं, उनको महत्व देना चाहिए। वो सारे, क्योंकि बालक शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ज्यादा क्रियाशील रहता है, तो उनकी क्रियाशीलता को बढ़ाएं। उनकी जो क्वेरीज हैं, क्वेरीज मतलब वो जो जिज्ञासा रखते हैं, आपसे कुछ बातें करते हैं, हमें जवाब देना चाहिए, कोई उनका क्वेश्चन है पूछते हैं तो हमें उत्तर देना चाहिए। कुल मिलाकर जैसे वो क्रियाशील रहना चाहता उसी तरह से उसे क्रियाशील रहने देना चाहिए, उन पर कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए। तो बालक निश्चित रूप से आपके प्रति और सीखने के प्रति अवधानित रहेगा या ध्यान केंद्रित रखेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला क्या है, शिक्षण अधगम सामग्री, मतलब टीएलएम का प्रयोग। ये बहुत कहते हैं हम आपसे, जब हम यहाँ माइक्रो टीचिंग कराते हैं, जब आप लेसन प्लान में जाते हो, मतलब स्कूल से में जाते हो इंटर्नशिप के नाम से, तो हम खूब आपसे कहते हैं कि भाई हर टॉपिक को, टीएलएम का मतलब समझ रहे हो ना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, मतलब शिक्षण अधगम सामग्री। देखो एक तो होता है शिक्षण सामग्री, शिक्षण सामग्री क्या है, शिक्षण सामग्री तो वो पाठ्य वस्तु की सामग्री, विषय वस्तु जिसको पाठ में पढ़ाया जाएगा, और एक होता टीएलएम, कौन, ये क्या हुआ, किसके माध्यम से, जिसको हम तुम्हारी भाषा में कह दें श्रव्य दृश्य सामग्री, चार्ट, मॉडल, चित्र, क्या है सभी टीएलएम। तो यदि इस टीएलएम का उपयोग हम क्लास में करेंगे तो निश्चित रूप से बच्चे ध्यान केंद्रित करेंगे, रुचि रहेगी। टीएलएम का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है भाई, बालक को ध्यान
बालक का ध्यान केंद्रित करना, बालक की रुचि विकसित करना, सरल, सुबोध और बहुत ही आसान और प्रभावी और आसान तरीके से बालक को पढ़ाना सिखाना। ये श्रव्य सामग्री का सिद्धांत होता है ना। जब आप श्रव्य सामग्री का आया टॉपिक तो पढ़ा हुआ जब देखना, सबसे बड़ा उद्देश्य सामग्री का होता है बालक को सरल भाषा में, सीधी भाषा में, बोधगम्य भाषा में, आसान भाषा में और प्रभावी तरीके से अधिगम कराना, है ना। तो बालकों को हम नई नई चीजें बनाकर, किसी दिन चार्ट बनाकर लाए, किसी दिन मॉडल लाए, किसी दिन चित्र लाए, कुछ भी हम अगर नहीं ला सकते बोर्ड पर बनाकर सिखा बालकों को पढ़ा, तो TLM का उपयोग जरूर होना चाहिए ताकि बालक सीखने में रुचि ले और उसका ध्यान केंद्रित हो। ठीक है दोस्तों, आ गए आपको पांचों पॉइंट समझ में। अब नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 क्या है? पुरस्कारों का प्रयोग। अगला पुरस्कारों का प्रयोग, है ना। ये भी एक तरह का क्या है, पुरस्कार भी क्या है, पुनर्वलन। रीइंफोर्समेंट, या यूं कहते हैं अप्रेरणा है, मोटिवेशन है। अब पुरस्कार कैसे दिए जाए? पुरस्कार पेन लाकर देना ही पुरस्कार थोड़ी है, ये टॉफी लाकर देना ही पुरस्कार थोड़ी है ना। भाई पुरस्कार तो बालकों को ये भी है कि यदि उसकी पॉजिटिव एक्टिविटी हुई, सकारात्मक गतिशीलता उसकी रही, क्रियाशीलता, सही उत्तर दिया, है ना, बालक का व्यवहार अच्छा है, बालक एक्टिव है ना, तो उसे हम और कुछ नहीं तो मुंह से 2 शब्द कह सकते हैं कि बहुत अच्छे बेटे, उसके हम पीठ थपथपा सकते हैं, है ना, गले लगा सकते हैं, तो ये भी उसके लिए पुरस्कार है। बाकी टाइम टू टाइम आप देखते हैं कि जब बच्चे का रिजल्ट अच्छा आता है, पुरस्कारों की झड़ी लग जाती है ना, उससे सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, उनसे बच्चे क्या होते हैं, खुश होते हैं और पढ़ाई के प्रति उनका ध्यान केंद्रित रहता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, मैं थोड़ा सा साइकोलॉजी में आपको ले जाऊं कि स्किनर ये कहता है कि पुरस्कार, जैसे आप पढ़ेंगे साइकोलॉजी में, का पुरस्कार या पुनर्वलन 2 प्रकार के होते हैं। एक आंशिक पुरस्कार या पुनर्वलन और एक नियमित पुरस्कार, है ना। तो हमें पहले ये एक फैक्ट बता के जा रहा हूं आपको कि शुरुआत का मतलब जब बच्चा हमारे शुरू में टच में आया, उस टाइम तो उसे हमें नियमित पुरस्कार देना चाहिए, मतलब हर चीज पर, छोटी छोटी बातों पर उसे हमें पुरस्कृत करना चाहिए। लेकिन जब बच्चा हमारी क्लास में नियमित हो जाए, डेली आने लग जाए, तो हमें पुरस्कारों की संख्या घटा देनी चाहिए। और कौन सा पुरस्कार देना चाहिए? आंशिक पुरस्कार। कौन सा? आंशिक पुरस्कार। अब आंशिक पुरस्कार क्या है? कभी कभार कोई महत्वपूर्ण ओकेजन पर देना चाहिए, है ना, कोई उपलब्धि उसने हासिल की, पुरस्कार देना चाहिए। ये नहीं कि छोटी छोटी बातों पर भी हम पुरस्कार दे रहे हैं या पुनर्वलन दे रहे हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दे दूं, आपको याद रहेगा ताकि कि आपने बच्चे से पूछा कि बताओ आपका नाम क्या है, और उसने नाम तो बताया नहीं, नाम बता दिया, फिर भी आप उसे पुनर्वलन दे रहे, बहुत बड़ा, कैसे दे रहे? देखो, वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छे हो आप, अरे कितने इंटेलिजेंट हो आप यार, ऐसी तैयार, बहुत मेहनती हो, ऐसी तैयारी करके आया करो, अच्छी बात है। सही है क्या? ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इससे तो उस बालक में गलतफहमी पैदा हो जाएगी कि अरे मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, बहुत मेहनती हूँ, सर ने कहा है मेरे से, तो मुझे पढ़ाई करने की क्या जरूरत है? उल्टा हो जाएगा, गलत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए स्किनर कहता है कि पुरस्कार देना चाहिए, लेकिन कैसा? आंशिक पुरस्कार, क्योंकि आंशिक पुरस्कार का ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है, नियमित का नहीं पड़ता। तो पुरस्कार हमें देने
चाहिए। पुरस्कार से बालक का ध्यान केंद्रित होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगला देखते हैं, अध्यापकों का आदर्श व्यवहार। नेक्स्ट क्या है, अध्यापकों का आदर्श व्यवहार। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे आपसे पूछा जाता है कि बालक किसका अनुकरण करता है विद्यालय में? टीचर का, है ना। तो भाई जब एक शिक्षक को वो अपना आदर्श, क्योंकि अनुकरण किसका करता है व्यक्ति? हमेशा जो उसके लिए अच्छा है, जो उसके लिए आदर्श है। तो जब बच्चा हमें आदर्श मान रहा है तो हमें आदर्श के रूप में ही प्रस्तुत होना चाहिए, है ना। हम कैसा व्यवहार करते हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, अपने दूसरे शिक्षक साथियों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, उन सब बातों को बालक देखता है और मोटिवेट होता है। हम लाइब्रेरी में बैठे हैं क्या, तो और किस तरह से ध्यान केंद्रित करके हम पढ़ाई कर रहे हैं, बालकों को हम अच्छे अच्छे बातें सुझाव दे रहे हैं क्या, इन सब बातों का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। तो यदि हम एक आदर्श के रूप में बालक के सामने अपने आप को पेश करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, तो निश्चित रूप से बालक का ध्यान केंद्रित होता है हर चीज के प्रति, हमारे प्रति भी और हमारी शिक्षण प्रक्रिया के प्रति भी, और उसके सीखने के प्रति भी उसका ध्यान केंद्रित होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं अगला, आयु एवं योग्यता के अनुसार विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण। ये मैंने अभी आपको बताया था पहले या दूसरे पॉइंट में। आयु एवं योग्यता के अनुसार विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण। ये अभी मैंने आपको समझा, आयु एवं योग्यता के अनुसार। क्यों देखो भाई, क्यों आप साइकोलॉजी भी पढ़ रहे हैं बीएड में, तो साइकोलॉजी में आपने मानसिक विकास के सिद्धांत पढ़े होंगे, जिसमें पियाजे को पढ़ा होगा, ब्रूनर को पढ़ा होगा। तो पियाजे की हम बात कर लेते हैं। पियाजे क्या कहता है कि बालक का मानसिक विकास आयु और वातावरण की अंतः क्रिया का परिणाम है। पियाजे का बहुत बड़ा कथन है ये। क्या कहता है पियाजे? बालक का मानसिक विकास आयु और वातावरण की अंतः क्रिया का परिणाम है। अंतः क्रिया मतलब आयु और वातावरण, मतलब जिस वातावरण में वो बालक रहता है, घर, विद्यालय, मित्र मंडली, खेल का मैदान, ये उसके वातावरण है। तो इनमें बालक रहता है और इनमें रह करके बालक की आयु बढ़ती है, बड़ा होता है बालक। तो इन दोनों का परिणाम इज इक्वल टू मानसिक विकास। तो यही बात यहाँ पर है, क्या कि आयु एवं योग्यता के अनुसार विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, कि एक टीचर होने के नाते हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कौन सी क्लास के बच्चों को, कौन सी आयु के बच्चों को सिखा रहे हैं। यदि क्लास स्टैंडर्ड लो है, जैसे फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, फिफ्थ क्लास है, प्राइमरी स्कूल है, तो हमें सिखाने का माध्यम सरल होना चाहिए। सरल से जटिल, वैसे तो सबसे अच्छा सिखाने का माध्यम ही सरल सूत्र सरल से जटिल की ओर है, कि हम पहले सरल चीजों को सिखाएं, फिर धीरे धीरे हम जटिल की ओर ले जाए बालक। क्योंकि सरल चीजों में बालक की रुचि होगी विकसित, और रुचि होगी तो ध्यान केंद्रित विकसित होगा, और ध्यान केंद्रित होगा वो सीखेगा। और सरल चीजों को वो सीखने लग जाए, फिर उसे जटिलता की ओर ले जाए, है ना। तो क्या कह रहा है पॉइंट, कि बालक को आयु के अनुसार, और दूसरा क्या है, योग्यता के अनुसार। अब योग्यता में कौन सी क्लास का बालक है, मान लो एक 5वीं क्लास का बालक, सुनो एक उदाहरण दे दूं, माना कि आप 5वीं क्लास को पढ़ा रहे हैं। अब 5वीं क्लास का बच्चा ज्यादा 10 साल का होगा, 11 साल का होगा, अब क्लास 5,
है ना। अब IQ उसकी हो सकता है कि 110 हो, लेकिन IQ 110 है, उम्र उसकी मात्र 10-11 साल है, और हम ये सोचें कि इसको तो मैं व्याख्यान विधि से पढ़ाऊंगा, तो वो बालक कभी भी सीखने में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा। व्याख्यान विधि समझ रहे हो ना, जिस विधि से मैं पढ़ा रहा हूं, जिस विधि से आपको क्लास में पढ़ाते हैं, लेक्चर में, है ना। और अब उसको कैसे पढ़ा, उसको हम कहानी विधि से पढ़ा, है ना। अब मान लो एक कॉलेज स्तर का बालक है, आपकी क्लास, आप कॉलेज स्तर के टीचर हो, और वहां पर आप कहानियां सुना रहे हो, वहां पर आप खेलों में उनके खेल में शिक्षा दे रहे हो, तो वो भाई उनका मानसिक विकास पूर्ण हो गया, उनकी आयु बढ़ गई, है ना, उनकी योग कैपेसिटी बढ़ गई, तो वो कहानियों में तो रुचि नहीं लेंगे। तो ये पॉइंट ये कहता है कि जैसा जिस आयु का बालक है, जिस क्लास के बालक है, जैसे उसकी मानसिक योग्यता है, या जैसे उसकी धारण शक्ति है, जैसी उसकी क्षमताएं हैं, उन्हीं के अनुसार हमें शिक्षण कार्य कराना चाहिए, जिससे बालक ध्यान केंद्रित कर पाए। तो समझ गए ना कि आयु और योग्यता के अनुसार ही हमें विषय वस्तु प्रेजेंट करनी चाहिए, प्रस्तुत करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, 2 पॉइंट और देख लेते हैं। नेक्स्ट अगला है शिक्षण सूत्रों का उचित प्रयोग। अगला क्या है, 9वां पॉइंट, शिक्षण सूत्रों का उचित प्रयोग, है ना। मैंने दोस्तों जब आपको पिछले 2 वीडियो में 2 वीडियो आपको दिए थे, मैंने 2 टॉपिक आपको पढ़ाए थे, एक आगमन विधि और एक निगमन विधि, मतलब आगमनात्मक चिंतन और निगमनात्मक चिंतन, उनमें शिक्षण सूत्रों की बातें की थी, है ना, अच्छे से समझाया गया। देखो मैंने उस टाइम बताया था कि एक अच्छा शिक्षण सूत्र जिसके द्वारा हमें पढ़ाना चाहिए क्लास में, वो क्या है। तो मैं दोबारा कुछ शिक्षण सूत्रों को लिख रहा हूं, पहले इसको समझना फिर लिखूंगा। क्या कह रहा है पॉइंट, कि उचित शिक्षण सूत्रों का उपयोग पढ़ाते समय करना चाहिए। अब वो उचित शिक्षण सूत्र क्या है वो देख, जैसे सरल से जटिल की ओर, है ना, सरल से जटिल की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, है ना, विशिष्ट से सामान्य की ओर, है ना, उदाहरण से नियम की ओर। ठीक है ना। ऐसे ही एक और देख लो, है ना, जिस ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो इस तरह से ये ऐसे सूत्र हैं दोस्तों जिनको अपन क्या कहते हैं, शिक्षण सूत्र, है ना। शिक्षण सूत्र का मतलब हमें क्लास में बालकों को जब एक शिक्षक पढ़ाए तो कुछ निश्चित सूत्र है, नियम है, उनके अनुसार ही पढ़ाना चाहिए, है ना। इससे क्या होगा, बालक रुचि लेगा और बालक का ध्यान केंद्रित होगा, है ना, पढ़ने में। अब जैसे तो मैं समझाता हूं, इसी को समझाया मैंने, ज्ञात से अज्ञात की ओर। क्या कह रहा है पॉइंट, कि हमें पहले उन चीजों के बारे में बताएं जिन चीजों को बालक जानता है। शुरुआत में ही पहली पल हम अननोन चीज को उसके सामने नहीं लाए। अगर हम अननोन को, अज्ञात को लाए उसके सामने, तो बालक की रुचि नहीं रहेगी, क्यों, उसको कठिन लगेगी, टफ लगेगी, तो रुचि नहीं रहेगी, ध्यान केंद्रित नहीं होगा। तो पहले हम उन चीजों को बताएं जिन चीजों को बच्चे जानते हैं, है ना। जैसे अब आप देखें कि आप जब आप लेसन प्लान में जाते हो तो सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, प्रस्तावना। और प्रस्तावना का सूत्र क्या है दोस्तों, आपको पता है ना, प्रस्तावना पूर्व ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। ये पूर्व ज्ञान का मतलब क्या है, कि बालक
पहले से ज्ञान रखता है, मतलब वो चीज जो मैं पूछ रहा हूँ वो ज्ञात है, बालक उसको जानता है, तो उससे क्या होगा, बालक में रुचि रहेगी। और फिर धीरे धीरे हम कदम ले जाए उसे अज्ञात की ओर। अज्ञात मतलब नई चीज, और हम क्लास में गए क्यों, पढ़ाने, क्या पढ़ाने, नई चीज पढ़ाने। लेकिन नई चीज को पढ़ाने से पहले उससे हम एक माहौल बना दें अधगम का, और माहौल कब बनेगा, जब उससे हम बात करेंगे बालक से ज्ञात चीज के बारे में, जिसके बारे में बालक पहले से जानता है। तो इस तरह से शिक्षण सूत्र कुछ होते हैं जिनके आधार पर हमें सिखाना चाहिए, इससे बालक में ध्यान केंद्रित होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एक और ले लेते हैं, मानसिक थकान का उन्मूलन, है ना। लास्ट पॉइंट क्या है दोस्तों इसमें, मानसिक थकान, मानसिक थकान का उन्मूलन, मानसिक थकान का उन्मूलन। क्या मतलब हुआ कि ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि बालक को हम पहचाने के अब बालक क्या थक गया, है ना। क्योंकि भाई देखो, शारीरिक थकान को दूर करना बहुत आसान होता है, मानसिक थकान को दूर करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। इसलिए हमें पहचान लेना चाहिए कि अब बालक थक चुका है, मेंटली रूप से वो थक चुका है। तो जब वो मानसिक रूप से थक जाए तो हमें कुछ रिलैक्स दे देना चाहिए, है ना। जैसे इसीलिए तो आप देख लें कि एक पीरियड के, हर 2 पीरियड के बाद टाइम टेबल देखेंगे किसी विद्यालय का, तो देखेंगे कि हर 2 कालांश के बाद एक लघु अंतराल, 4 कालांश के बाद दीर्घ अंतराल, लघु अंतराल 2 मिनट का, दीर्घ अंतराल 30 मिनट का, जिसको अपन इंटरवल कहते हैं। क्योंकि 2 कालांश का मतलब हो गया कम से कम 70 मिनट। तो 70 मिनट बालक रेगुलर पढ़ लिया क्लास में, मानसिक रूप से तो थकेगा, उसे हम 2-5 मिनट का रिलैक्स दे दें, फिर बिठा लें। यही पढ़ने का तरीका होना चाहिए घर पर भी, कि हम 1 घंटे नियमित पढ़ लिए, 5 मिनट का रेस्ट ले लें, 10 मिनट का रेस्ट ले लें। क्योंकि हम मानसिक रूप से भी थकते हैं और शारीरिक रूप से भी थकते हैं, तो हमें थकान ना आए, इसलिए हमें बीच बीच में इंटरवल, बीच बीच में रेस्ट देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये कुछ आपके पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं, या कुछ प्रयास हैं जो शिक्षक को करने चाहिए, किसके लिए, बालकों में अवधान केंद्र, अवधान का विकास करने के लिए। थैंक यू, सो थैंक यू।